कार्टून टीवी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हर ओर कुहासा ही कुहासा छाया हुआ था। कुहासे के कारण सामने की चीजें भी देखने में काफी कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसके बीच भी विनीता अपनी दूध मुही बेटी को गोद में लिए हुए अपनी झोपड़ी की ओर जा रही थी। लेकिन तभी विनीता की टक्कर सामने सिग्नल पर खड़ी एक कार से हो गई। उफ, आज तो कल से भी ज्यादा ठंड है और ऊपर से ये धुंध, इसने भी परेशान कर रखा है। कुछ मीटर दूर की चीजें भी नहीं दिखती हैं। विनीता ये बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी दूध मुही बेटी मीना जाग गई और जोर जोर से रोने लगी। अरे ना 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 ना, क्या हो गया? क्या हो गया बेटी? ना ना ना, रोते नहीं है, रोते नहीं मेरी बेटी। विनीता ने ये कहते हुए उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन हाथ रखते ही उसे जोर का झटका लगा। उसकी बेटी का शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, इसे कितना तेज बुखार है! लगता है इसे ठंड लग गई है। क्या किस्मत है मेरी भगवान, क्या किस्मत है मेरी। बेटी बुखार में तप रही है, लेकिन ना पास में इतने पैसे हैं कि इसे डॉक्टर को दिखा सकूं और ना ही इसे दवा दिला सकूं। विनीता का जीवन 3 महीने पहले तक बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन इन 3 महीनों में उसने इतना कुछ देखा है कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं। 3 महीने पहले की बात है। विनीता का आखिरी महीना चल रहा था। एक रात की बात है, जब वो गहरी नींद में थी, तभी उसके घर पर दरवाजे को पीटने की आवाज सुनाई देती है। भाभी, भाभी, विनीता भाभी, अरे जल्दी दरवाजा खोलिए। विनीता भाभी, जल्दी दरवाजा खोलिए। अरे ये तो रघु भैया हैं। इतनी रात को? विनीता ने दरवाजा खोला तो सामने उसका पड़ोसी रघु खड़ा था, जो उसके पति के साथ ही एक पटाखे की फैक्ट्री में काम करता था। इन दिनों उसके पति की नाइट ड्यूटी चल रही थी। भाभी भाभी, जल्दी अस्पताल चलिए। राजेश बुरी तरह से जल गया है, बहुत बुरी हालत है उसकी। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। विनीता का पति जिस पटाखे की फैक्ट्री में काम करता था, ना जाने उस रात वहाँ कैसे आग लग गई। कई लोग उस आग में झुलस गए। राजेश की स्थिति भी बहुत ही खराब थी। विनीता ने जैसे ही अपने पति के बारे में सुना, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो रघु के साथ अस्पताल पहुंची, लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही रघु दूसरी दुनिया में जा चुका था। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? अरे जागो ना, आंखें खोलो ना। आपको तो बच्चे को देखना था ना, उससे बातें करनी थी ना। ऐसे मत करो, आंखें खोलो ना। राजेश की मृत शरीर के पास विनीता दहाड़े मार मार कर रोती रही। उससे दिल की बातें करती रही, उससे शिकायतें भी करती रही, उसे जागने को कहती रही। लेकिन काश ऐसा होता कि जो एक बार दूसरी दुनिया में चला गया है, वो अपनों की पुकार पर जाग जाता। भाभी, भाभी, राजेश सब कुछ नहीं सुन सकता, कुछ भी नहीं। वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया भाभी, बहुत दूर। विनीता लगातार रोती रही। अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। वो जोर जोर से कराहने लगी। आह! आह! विनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। उसे उसी अस्पताल में एडमिट किया गया। कुछ देर बाद उसने मीना को जन्म दिया। उसका चेहरा देखकर विनीता फूट फूट कर रोने लगी। क्या किस्मत लेकर आई है मेरी बच्ची, क्या किस्मत लेकर आई है। इसके आने के पहले ही इसके पिता इसे छोड़कर जा चुके हैं। राजेश के जाने के बाद कुछ दिन तो सही से निकले, लेकिन धीरे धीरे जमा पैसे खत्म होने लगे। फैक्ट्री वालों ने मुआवजे की बात कही तो जरूर, लेकिन जब विनीता अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में उठाए हुए वहाँ पैसे मांगने गई तो और किस बात का मुआवजा? और किस बात का? और दिमाग खराब हो गया का तेरा? अरे लाखों का नुकसान हमें पहले ही हो चुका है। अब क्या मुआवजा बांटकर हम सड़कों पर आ जाएं? पर मालिक, मेरा तो सब कुछ चला गया ना। अरे तो मैं क्या करूं? मेरा भी तो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? विनीता क्या करती? उनसे लड़ तो नहीं सकती थी।
वैसे वो किस किस से लड़ती, क्योंकि पति की मौत के बाद तो उसे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन की बात है, रात का समय था, घड़ी में 9:30 बज रहे थे। तभी उसका मकान मालिक वहाँ कुछ आदमियों के साथ पहुँच गया। अब देखो, अब मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन बिना किराए के मैं तुम्हें अब एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मालिक, भगवान के लिए दया करिए, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अरे मोहलत मोहलत बोल के तो 3 महीने बीत गए, अब 1 सेकंड भी नहीं। अरे मेरा मुंह का देख रहे हो तुम लोग? उठाओ इसका सामान और बाहर फेंको। विनीता का पति नहीं रहा, किराए का घर भी छूट गया, बस साथ था तो उसकी बिटिया का, जिसे उसे किसी भी तरह पालना था। बहुत भाग दौड़ के बाद उसे एक ईंट भट्टे पर काम मिल गया। अपनी छोटी बिटिया को पीठ पर बांधकर वो ईंट उठाने का काम करने लगी। अरे ये लो तेरी दिहाड़ी। ये तो 50 रुपए है, आपने तो 150 रुपए कहा था। अरे जितना दे रहा हूँ ले लो और निकल जाओ यहाँ से। मुझसे ज्यादा हिसाब किताब मत ले, समझे? चल भाग यहाँ से। अब 50 रुपए में क्या ही होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा होता है। विनीता मन लगाकर काम करने लगी। रहने को उसने एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली, लेकिन उसकी वो झोपड़ी इस ठंड को रोकने में नाकाफी थी। लेकिन वो क्या करती? आज भी जब वो आई तो अपनी बीमार बिटिया के साथ उसी झोपड़ी में बैठी बाहर देख रही थी। हे भगवान, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। 2 दिन से ठेकेदार ने एक भी पैसा नहीं दिया है। जब मांगने जाती हूँ तो बोलता है कल दूंगा कल दूंगा। अब पेट भी खाली है और आंचल भी। ऐसे में मैं कैसे अपनी बेटी की दवा कराऊंगी? क्या करूंगी? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी बिटिया ने बिल्कुल ही हिलना डुलना बंद कर दिया है। एकदम शांत सी पड़ गई है वो। उसकी ये हालत देखकर विनीता घबरा गई। मीना, मीना, बिटिया, अरे बिटिया, क्या हुआ? बिटिया, बिटिया। छोटी सी बिटिया बिना डुले पड़ी रही। विनीता बिटिया बिटिया चिल्लाती रही और जोर जोर से रोते हुए अपनी बिटिया को लेकर मदद चिल्लाते हुए सड़क पर भागने लगी। अब उस ठंडी सर्द रात में कौन उसकी मदद को आता? हर जगह तो शांति छाई हुई थी। सड़क पर कुछ कुत्ते थे, वो भी उसे देखकर भौंकने लगे और उसके पीछे भागे। ये देखकर विनीता भी भागने लगी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? ये कुत्ते कहाँ से पीछे पड़ गए? विनीता भागती रही और फिर एक बार उसकी टक्कर एक कार से हो गई। कार का हॉर्न जोर से बजा और विनीता जमीन पर गिर गई। उसकी बेटी मीना उसकी बाहों में निश्चल पड़ी थी। कार से एक आदमी जल्दी जल्दी बाहर निकला। वो ऊनी कोट और गरम मफलर में लिपटा हुआ एक अमीर दिखने वाला व्यक्ति था। मेरी बेटी, मेरी मीना, कोई मदद करो, भगवान के लिए कोई मेरी मदद करो। अरे ये बच्ची ठीक तो है ना? क्या हुआ है इसे? आदमी ने झिझकते हुए बच्ची की नब्ज टटोलने की कोशिश की। वो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा गईं। अरे यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे किसने पैसे मांगे हैं तुमसे? बच्ची की जान का सवाल है, बस मेरी बात मानो और अस्पताल चलो। उस आदमी ने बच्ची को गोद में उठाया और विनीता को कार में बिठा लिया। गाड़ी ठंडी रात को चीरते हुए हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। अस्पताल पहुंचकर वो आदमी विनीता को गोद में उठाए हुए डॉक्टर के पास भागा। गनीमत रही कि आप बच्ची को सही वक्त पर ले आए। उसे बहुत देखभाल की जरूरत है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी, चिंता मत करिए। जब उस आदमी ने बताया कि उसकी बच्ची ठीक है तो विनीता का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो उस अनजान आदमी को धन्यवाद देने लगी। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। भगवान ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा है। मैंने तो वो किया जो हर इंसान को करना चाहिए। मेरी भी एक बेटी थी, लेकिन भगवान ने उसे ऐसा रोक दे दिया कि मेरे लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मैं उसे बचा नहीं सका। खैर, जो लिखा था मेरे भाग्य में वो तो हो गया। लेकिन तुम अपने बारे में कुछ बताओ। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई?
विनीता ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। अपने पति की मौत, मकान मालिक का अत्याचार, ठेकेदार की लापरवाही और अपनी बच्ची के लिए संघर्ष। उसकी बातें सुनते ही आदमी की आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता भगवान ने क्यों इतने दुख दिए हैं तुम्हें, पर अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी बच्ची मेरी बेटी जैसी है। इस बात से विनीता की आंखों में आंसू आ गए और उसके मुंह से निकला, भैया शुक्रिया। उस आदमी ने विनीता के लिए एक छोटा सा मकान दिलवाया। उसने उसकी बेटी मीना का इलाज अच्छे से करवाया। साथ ही विनीता को एक सिलाई मशीन भी दिलवाई, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। विनीता ने जो संघर्ष किया वो आज भी उसकी आंखों में आंसू ला देता है। लेकिन अब उसकी जिंदगी में खुशी लौट आई थी। उसकी बेटी मीना के चेहरे की मुस्कान उसके हर दर्द को मिटा देती है। आज गीता की शादी है। वो लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही है। शादी की धूमधाम, बैंड बाजे और गांव भर के मेहमानों के बीच गीता का चेहरा खुशी से दमक रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब दुल्हा दुल्हन अग्नि के 7 फेरे लेंगे और हर फेरे के साथ एक एक वचन बोलेंगे। शादी की सारी रस्में ठीक से हो गईं। गीता की विदाई का समय आ गया। गीता रोते हुए अपने पिता के गले से लग गई। आपकी बहुत याद आएगी बाबूजी, बहुत। मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी बिटिया, बहुत याद आएगी। अब पति का घर ही तेरा अपना घर है। तू उसे स्वर्ग बनाना मेरी बिटिया, स्वर्ग बनाना। लेकिन किसी को नहीं पता कि शादी के बाद गीता और रमेश की जिंदगी कैसी चुनौती भरी रहेगी। रमेश एक साधारण दिहाड़ी मजदूर है, मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन गरीबी ने उसे अपनी जिंदगी में कभी आराम का मौका नहीं दिया। गीता ये सब जानती थी, फिर भी उसने रमेश का हाथ थामा, क्योंकि उसे यकीन था कि प्यार और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जब वो बैलगाड़ी में बैठकर अपने ससुराल जा रही थी तो रमेश का उदास चेहरा बार बार उसे परेशान कर रहा था। उसे देखकर उसने कहा, अरे आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? छोटा घर हो या कच्चा घर हो, अब वही घर मेरा है, मेरा अपना घर, जहां हम दोनों रहेंगे। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। विदाई के बाद गीता पहली बार रमेश के घर आई, लेकिन जो उसने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका घर एक कोने में मिट्टी और अधपक्की ईंटों से बना हुआ था। दीवारें टूटी फूटी थीं, जिनसे ठंडी हवा अंदर घुस आती थी। छत पर टीन की चादरें थीं, जिनमें जगह जगह छेद थे। रजाई और बिस्तर के नाम पर सिर्फ पुराने कंबल थे। गीता का दिल टूटने को था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान के साथ रमेश की ओर देखा। यहाँ ठंड तो बहुत लगती होगी जी, क्या कोई इंतजाम नहीं कर सकते? गीता, मैं जानता हूँ ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ जल्द ही सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। गीता ने सिर हिलाया और खुद से कहा, ये लड़ाई अब हमारी है। सर्दियां अपनी चरम सीमा पर थीं। दिसंबर की रातें ऐसी थीं जैसे कि लगता कि किसी ने बर्फ रख दी हो हथेली पर। एक रात ठंड इतनी बढ़ गई कि गीता का शरीर कांपने लगा। वो रजाई के नीचे सिमटी थी, लेकिन पैर सुन्न हो चुके थे। अचानक गीता को खांसी आने लगी। खांसते खांसते उसका गला दुखने लगा। रमेश ने उसकी हालत देखकर अपनी फटी चिटी रजाई भी उसके ऊपर ओढ़ा दी। आप ठंडे फर्श पर ऐसे कैसे सो सकते हो? ये रजाई आप रख लो। नहीं गीता, तुम इसे ओढ़ो, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर रमेश की आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता था। जैसे ही रात आती, सर्दी असहनीय हो जाती। एक रात जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, ठंडी हवाओं ने मानो पूरे घर को जमा दिया था। आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है।
गीता ये बोल ही रही थी कि तभी जोरों से बारिश भी शुरू हो गई। बारिश ने ठंड को और भी बढ़ा दिया। वे दोनों बारिश के थमने का इंतजार करते रहे, लेकिन उस रात बारिश तो नहीं थमी, उनकी जिंदगी थम गई। लगातार हो रही बारिश ने रमेश का कच्चा घर गिरा दिया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है भगवान, कैसी परीक्षा है। कुल मिलाकर एक छोटी सी जगह थी सिर छिपाने के लिए, वो भी आज मिट्टी में मिल गई। हे भगवान, अब क्या होगा। ये कहकर रमेश गीता के गले लगकर रोने लगा। गीता की आंखों में भी आंसू थे। बारिश तो बंद हो गई, लेकिन सर्द रात का कहर अब दोनों पर कुछ ज्यादा ही टूट पड़ा था। 5 दिन तक वे इसी तरह खुले में रहे। एक दिन की बात है, गीता की नजर एक बड़े से नीम के पेड़ पर गई। उसकी शाखाएं घनी और मजबूत थीं। गीता ने रमेश से कहा, सुनते हैं जी, इस ठंड को मात देने के लिए हमें इसी पेड़ का सहारा लेना होगा। इसकी घनी शाखाओं से कम सीधी सर्द हवा हम तक नहीं पहुंचेगी। क्यों ना इस पर मेरा ससुराल हो। रमेश ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन हालात के आगे झुक गया। दोनों ने मिलकर लकड़ियों, रस्सियों और पुराने तिरपाल से पेड़ पर एक झोपड़ी बनाई। पेड़ पर रहना आसान नहीं था। रात में हवा का झोंका पेड़ को हिला देता था। नीचे अंधेरा था, सांप और जंगली जानवरों का डर भी था, लेकिन पेड़ ही उनका ठंड से बचने का सहारा बना। पेड़ ही अब उसका ससुराल था। कभी कभी पेड़ वाले उस ससुराल में बैठकर गीता खूब रोती। क्या मेरी शादी का यही सपना था, जहाँ ठंड में पेड़ को अपना घर बनाना पड़े। रमेश का दिल भी टूट जाता था, लेकिन उसकी गरीबी उसे चुप करा देती। रमेश और गीता की हालत देखकर गांव वाले उन पर तंज कसने लगे। अरे गजब कलाकारी है भाई, गजब। इसने तो पेड़ पर ही घर बना दिया और अपनी पत्नी को दिया है पेड़ पर ससुराल का तोहफा। अरे रमेश की नई नई शादी हुई है, लेकिन बीवी को ठंडा में पेड़ पर चढ़ा दिया। अरे जिसके पास रहने को घर नहीं है, वो शादी क्यों करता है भाई, समझ में नहीं आता है। एक दिन गीता लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गई। रास्ते में उसे एक महिला मिली। अरे गीता, तुम पेड़ पर रहती हो? सुना है रमेश ने घर तो बनवाया नहीं, अब बीवी को भी जंगल की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। उसे छोड़ क्यों नहीं देती तुम, हैं? गीता चुपचाप वहाँ से चली गई। लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, क्या मैंने रमेश से शादी करके गलती कर दी। रात में जब उसने रमेश को ये बात बताई, तो रमेश ने गुस्से में कहा, मैं ये सब सुन रहा हूँ, पर मेरा यकीन करो, मैं इस घर को सच्चे ससुराल में बदल दूंगा। बस थोड़ा और संघर्ष करना होगा। रमेश सुबह मजदूरी पर निकल जाता और गीता दिन भर झोपड़ी को सुधारने और कुछ पैसे जुटाने में जुट जाती। गीता पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो दिन भर खुद को व्यस्त रखती, लेकिन रात में जब ठंड हड्डियों में उतर जाती तो उसका शरीर कांप उठता। कई बार उनके पास खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां और पानी होता। ठंड में इन दोनों चीजों का स्वाद और भी सूना हो जाता। कई बार गीता भूखी ही सो जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन सब ठीक होगा जी, सब ठीक होगा। जिंदगी में परीक्षा है तो फिर उसका सामना करना ही होगा। धीरे धीरे गीता और रमेश ने मेहनत से पैसा जमा करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने घर की छत को ठीक कराया, मिट्टी और लकड़ी की दीवारों को सीमेंट से मजबूत बनवाया। ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है न गीता? हाँ, वो सपना जो अब धीरे धीरे सच हो रहा है। 1 साल के संघर्ष के बाद उनका घर आखिरकार तैयार हो गया। अब गीता और रमेश ठंड में आराम से अपने नए घर में सो सकते थे। नीम का पेड़ अब भी उनके आंगन में है। जब कोई उस पेड़ को देखता है तो गीता मुस्कान के साथ कहती है, इस पेड़ ने हमारी सबसे ठंडी रातें काटी हैं। अब ये हमारी जीत का गवाह है। गांव वाले जो कभी उन पर हंसा करते थे, अब उनकी तारीफ करते हैं। रमेश और गीता ने सच्ची मिसाल कायम की है।
गरीबी, ठंड और मजाक सहकर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वैजी देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है। ठंड के कारण इसका पूरा शरीर बर्फ होता जा रहा है। एक बार देखिए ना मेरे बेटे को। शांति बहन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ठंड के कारण आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। क्या? हे भगवान, ये कैसी मुश्किल घड़ी है। इस जानलेवा बारिश ने तो मेरे बेटे की जान ही ले ली। मैं अपने सोनू के बिना नहीं रह सकती। हे भगवान, मुझे मेरे सोनू को लौटा दो, मेरे सोनू को लौटा दो। गोरखपुर राज्य में भल्लादेव नाम के एक राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम अवंतिका था। राजा अपनी प्रजा के प्रति बड़े ही दयावान थे। महाराज, आज आपको राज्य के दौरे के लिए जाना है और आपने प्रजा के लिए जो सामान मंगवाए थे वो सब आ गए हैं। जी मंत्री जी, मुझे याद है। आप सारा सामान राज्य के लोगों में बंटवा दीजिए। ठीक है महाराज, मैं अभी बंटवा देता हूँ। राजा थोड़ी देर के बाद राज्य के दौरे पर निकल पड़ते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। धन्यवाद आप सबका कि आप सबने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। आप सबके साथ के कारण ही मैं इस पूरे राज्य को अच्छी तरह संभाल पा रहा हूँ। महाराज, ये तो आपका बड़कपन है, वरना कौन राजा इस तरह अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा राजा हमें मिला। हाँ हाँ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख सुनकर उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं और फिर महल की तरफ वापस लौटते हैं। तभी रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती है। मंत्री जी, इस पहाड़ी पर तो काफी तेज हवाएं चल रही है। अगर हम पहाड़ी पर चढ़े तो इस भयानक ठंड में अकड़ जाएंगे। महाराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन महल जाने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। राजा और मंत्री जी ठंड में ठिठुरते हुए पहाड़ी पर चढ़ते हैं। मंत्री जी, हवा बहुत तेज है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हवा के साथ पहाड़ी से गिर जाएंगे। हमें कहीं ठहर कर हवा रुकने का इंतजार करना होगा। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। महाराज, वो देखिए गुफा, चलिए वहां चलते हैं। अब राजा और मंत्री जी गुफा के अंदर पहुंचते। महाराज, बहुत ठंड लग रही है, क्यों न आग जला ली जाए। हाँ मंत्री जी, मैं भी यही कहने वाला था। आप कौन हैं अम्मा, और इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मेरा नाम फूलवंती है। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं इस गुफा में रहती हूँ। तुम लोगों को देखा तो लगा कि शायद तुम्हें सहायता की जरूरत है। नहीं अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, हमें किसी सहायता की जरूरत नहीं है। हम तो बस अपने राज्य वापस जा रहे थे तो तेज हवा के कारण इस गुफा में ठहर गए। हवा रुकते ही हम चले जाएंगे। अम्मा, ये लीजिए, इस माला से आपको कुछ मदद हो जाएगी, और कभी भी आपको मदद की जरूरत हो तो आप मेरे राज्य आ जाइएगा। मेरा राज्य गोरखपुर है। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। सर्द हवा रुकती है। राजा और मंत्री जी वापस अपने राज्य आ जाते हैं। अगली सुबह। महाराज, महाराज, देखिए तो आज कितनी बर्फीली बारिश हो रही है। हाँ महारानी, ये तो बहुत ही बर्फीली बारिश है।
लगातार कई दिनों तक यूं ही बारिश होती रहती है, जिसके कारण राज्य के लोगों का हाल बुरा हो जाता है। महाराज, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम क्या करेंगे? मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है कल तक बारिश रुक जाए। अगली सुबह कमला, हे भगवान, अब तो घर की छत भी टपकने लगी। इतनी ठंड में अगर यह गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? माँ, मुझे ठंड लग रही है माँ, आग जलाओ ना माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बेटा, कई दिनों से बारिश नहीं रुकी, इसलिए तेरे पिता लकड़ियाँ भी नहीं ला पाए, और जो लकड़ियाँ थी वो तो खत्म हो गई। अब बिना आग के ही गुजारा करना पड़ेगा बेटा। इधर कमला अपने बेटे चिंटू को समझाती है, वहीं दूसरी तरफ गांव में शांति का बेटा सोनू ठंड से बेहोश हो जाता है। सोनू उठना बेटा, सोनू उठना, क्या हो गया है तुझे? उठना बेटा, देखना तेरी माँ यहीं पे, उठना बेटा। चलो भाग्यवान, सोनू को वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं। वैद्य जी देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ठंड के कारण इसका पूरा शरीर बर्फ होता जा रहा है, एक बार देखिए ना मेरे बेटे को। शांति बहन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ठंड के कारण आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। क्या? हे भगवान, ये कैसी मुश्किल घड़ी है। इस जानलेवा बारिश ने तो मेरे बेटे की जान ही ले ली। मैं अपने सोनू के बिना नहीं रह सकती। हे भगवान, मुझे मेरे सोनू को लौटा दो, लौटा दो, मेरे सोनू को लौटा दो। सोनू की मौत से सारा गांव डर जाता है। बारिश में कुछ दिन और गुजरते हैं और धीरे धीरे करके गांव के काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। अरे गांव वालों, बारिश का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है। न जाने ये बारिश कितनों की जान लेगी। अब तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। क्यों ना हम राजमहल चलकर महाराज से मदद मांगे। हाँ, हमें राजमहल जाना चाहिए, महाराज हमारी जरूर सुनेंगे। हाँ, राजमहल जाना चाहिए, महाराज हमारी जरूर सुनेंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, ये कैसी बारिश है जो अब तक नहीं रुकी। इस ठंड में बारिश के कारण हमारे हालत बहुत खराब हो चुके हैं। गांव के कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है महाराज। जी महाराज, अब तो हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। राजा मंत्री जी से गांव वालों की मदद करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने को कहते हैं। अगले दिन राजा दूसरे राज्य से एक साधु बाबा को बुलाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अच्छा हुआ बाबा जी, आप आ गए। क्या हुआ बच्चा? अलख निरंजन, अलख निरंजन, क्या हुआ बच्चा? तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं बाबा जी, हमारे राज्य में 20 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस बर्फीली बारिश ने ना जाने कितनों की जान ले ली है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो पूरा राज्य अपनी जान गंवा बैठेगा। मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। अलख निरंजन, तुम्हारे राज्य तो बहुत संकट में है। ये कोई आम बारिश नहीं है। क्या तुम इस बारिश से पहले किसी से मिले थे? राजा साधु बाबा को उस पहाड़ी की सारी बात बताते हैं। अच्छा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अब मैं समझा। तुम्हारे राज्य पर जादू किया गया है। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी जो उस पहाड़ी पर रहती है।
क्या? हाँ, वो अपने जादू से पूरे राज्य का सर्वनाश कर देती है और राज्य के लोगों की जान लेकर शक्तिशाली हो जाती है। इस बार उसने तुम्हारे राज्य को चुना है। साधु बाबा, तो क्या इस जादू को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है बाबा जी? क्या मेरा राज्य भी खत्म हो जाएगा? एक उपाय है बच्चा, तुम्हें उस पहाड़ी पर जाना होगा। वहां तुम्हें एक काले पेड़ पर एक सुनहरे रंग का तोता मिलेगा। उस पर तुम्हें ये गंगा जल डालना है। फिर वो तुम्हें उस चुड़ैल तक ले जाएगा और चुड़ैल को मारने का तरीका भी बताएगा। ठीक है बाबा जी, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सफल हो बच्चा। राजा मंत्री जी के साथ उसी पहाड़ी पर पहुंचते हैं। मंत्री जी, हम पहाड़ी पर तो आ गए, लेकिन अब वो काला पेड़ हमें कहाँ मिलेगा? महाराज, पश्चिम दिशा में चलकर देखते हैं। राजा और मंत्री जी काफी देर तक पश्चिम दिशा में चलते हैं। महाराज, वहां देखिए, वहां एक काला पेड़ है। हाँ, ये तो एकदम काला है। चलो चलकर देखते हैं। राजा और मंत्री जी जैसे ही पेड़ के पास पहुंचते हैं, उन्हें पेड़ पर एक सुनहरे तोते की मूरत दिखाई देती है। अरे महाराज, ये क्या? यहाँ पर तो सुनहरे तोते की जगह सुनहरे तोते की मूरत है। रुकिए मंत्री जी, शायद इसी पर बाबा जी ने गंगा जल छिड़कने को कहा था। मैं इस पर गंगा जल डालकर देखता हूँ। राजा जैसे ही मूरत पर गंगा जल डालते हैं, तोता जीवित हो जाता है। मैं सुनहरे रंग का तोता हूँ। लोग देते हैं मेरी मिसाल। लोगों को सही राह दिखाना, यही तो है मेरा काम। तो बताओ आप लोगों को, मुझसे क्या है काम? हमें तुम्हारे पास साधु बाबा ने भेजा है। राजा सुनहरे तोते को सारी बात बताते हैं। अरे, इतना बड़ा संकट! इस चुड़ैल को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो क्या तुम हमें उस चुड़ैल तक ले चलोगे? हाँ, मैं आप लोगों को सही राह दिखाऊंगा और इस चुड़ैल को कैसे मारना है ये भी बताऊंगा। चलो मेरे साथ। सुनहरा तोता अब राजा और मंत्री जी को उसी गुफा के अंदर ले जाता है। इस गुफा में आपको एक झरना मिलेगा। वो कोई आम झरना नहीं है, वो पाताल केतकी का झरना है। उस पाताल केतकी को चुड़ैल पर डालने से वो मर जाएगी और आपके राज्य पर हुआ जादू भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो हमें जल्दी ले चलो। सुनहरा तोता राजा और मंत्री जी को झरने के पास ले जाता है। अरे अरे अरे, इसे हाथ से छूने की गलती भी मत करना, वरना भस्म हो जाओगे। इसको कलश में भर लो। ठीक है। राजा पाताल केतकी को कलश में भर लेते हैं। पाताल केतकी लेने के बाद अब तीनों आगे बढ़ते हैं। महाराज, वहाँ देखिए, वहाँ पर शायद कोई है। वहाँ पर और कोई नहीं, बल्कि वही चुड़ैल है। वो अपने मंत्रों से आपके राज्य की परेशानियाँ बढ़ा रही है। इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसे अभी बताता हूँ। रुकिए, अपनी सूझबूझ से काम लीजिए। ये बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है, इसे हमें बड़े ही चालाकी से मारना होगा। तीनों अब चुड़ैल के पास जाते हैं। तुम लोग यहाँ कैसे आए? अच्छा, तो तू इन्हें यहाँ तक लेकर आया है। क्या तू भूल गया मैंने किस तरह तुझे मूरत में बदल दिया था? मैं कुछ नहीं भूला, पर तुम शायद भूल गई हो कि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझसे मुकाबला कर सके। दुष्ट चुड़ैल, तेरा खेल अब खत्म हुआ। तुझे क्या लगा तू मेरे राज्य का सर्वनाश करेगी और मैं कुछ नहीं करूंगा?
अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? वैसे तुम क्या करने की सोच रहे हो? अरे अरे कुछ नहीं, हम भला क्या कर सकते हैं? हम तो बस आपसे विनती करने आए हैं कि हमारे राज्य को छोड़ दीजिए। मंत्री जी चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। तभी उनका सुनहरा तोता राजा को इशारा करता है और राजा पाताल केत की चुड़ैल पर डाल देते हैं। आ, 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 ये तुमने क्या कर दिया? आ, 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 पाताल केत की डालने पर चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। सुनहरे तोते, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना ही तो मेरा काम है। तुमने हमारी बहुत मदद की है। अब हम चलते हैं, राज्य के लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर राजा और मंत्री जी अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। अब राज्य पर हुआ जादू खत्म हो जाता है और बारिश रुक जाती है। प्रजा उत्साह और खुशी से राजा का स्वागत करते हैं। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। अरे महाराज ने एक बार फिर हमें इतने बड़े संकट से बचाया है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरा सारा जीवन आप लोगों के लिए है। एक असली राजा वही होता है जिसे अपने प्राणों से ज्यादा अपनी प्रजा के प्राण प्यारे हों। अब आप निश्चिंत होकर रहिए, हम पर आया संकट अब टल गया है। अब राज्य के लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गरीब बिरजू इस कड़कड़ाती ठंड में भी फटी पुरानी कमीज पहनकर बाजार में मोची की दुकान लगाए बैठा था। तभी एक ग्राहक आकर कहता है, राम राम, ऐसी कड़ाके की ठंड में भी फटी पुरानी कमीज पहनकर बैठा है ये। क्यों भाई, तुझे ठंड नहीं लगती है क्या? ठंड तो बहुत लगता है भाई, मगर गरीब ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? जूता वूता ठीक कराना है तो बोलो। हाँ हाँ, हमारा जूता पॉलिश कर दो भाई। ये कहकर ग्राहक बिरजू के सामने अपने जूते रख देता है और वो अपने कांपते हाथों से किसी तरह उसके जूते पॉलिश करके दे देता है। ये लो, हो गया जूता पॉलिश। जूता पॉलिश का 10 रुपया बनता है। हाँ हाँ, ये लो 10 रुपए। उस दिन ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण बिरजू का रोम रोम कांपने लगा था। आसपास सभी लोग गर्म स्वेटर और ना जाने क्या क्या पहने हुए थे। उन सबको देखकर बिरजू मन ही मन सोचता है, काश मुझ गरीब के पास भी इन लोगों के माफिक कोई गर्म स्वेटर या कंबल होता तो कितना मजा आता। काम करते समय ठंड से हाथ तो ना ठिठुरता। एक दिन कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी और ठंड के कारण बिरजू की कपकपी बंधी थी। आज तो ये ठंड जान ही लेने पर तुल गई है, सहन नहीं हो रही है। देखो तो हाथ कैसे कांप रहे हैं, औजार उठाने तक की हिम्मत नहीं है। ये कहते कहते बिरजू की नजर एक अलाव की तरफ जाती है। कुछ दूर एक अलाव चल रहा था और लोग उसके आसपास खड़े आग ताप रहे थे। ये देख बिरजू मन ही मन खुश हो जाता है। अरे आग, बिरजू बेटा, तू जिंदा बचा रहना चाहता है तो भागकर आग सेंक, वरना आज तो गया परलोक। ये कहकर बिरजू भागकर अलाव के पास जाकर खड़ा होता है। अब आई जान में जान, अब इस आग के पास से जरा भी नहीं हटूंगा। यहीं खड़ा रहेगा तो काम का तेरा बाप करेगा बिरजू। कोई गरम स्वेटर या कंबल काहे नहीं खरीद लेता? गरम स्वेटर या कंबल की बात सुनकर बिरजू रुआंसा होकर कहता है, अरे बंसी, इस धंधे की कमाई से नई कमीज तक तो बनवा नहीं पाता, फिर गरम स्वेटर या कंबल कहाँ से खरीदूं भाई? उस दिन शाम को बिरजू खाली हाथ घर लौटता है और उसके घर पहुंचते ही राधिका कहती है, आ गए आप? मैं तो आपकी ही राह देख रही थी। लाइए कुछ पैसे दे दीजिए, घर में आटा चावल सब खत्म हो गए हैं। राधिका ये कह ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी खुशी आ जाती है। बापू बापू, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती बापू, मुझे एक स्वेटर दिला दो ना बापू।
ये सुनकर बिरजू अपनी खाली जेब टटोलते हुए रोने लगता है और रोते रोते कहता है, इस ठंड में काम पर जाऊं तो ना पैसे आए, पर तन पर फटी कमीज पहनकर मैं ठंड का सामना कैसे करूं राधिका। बिरजू की बात से राधिका की भी आंखें भर आती हैं और वो अपनी गरीब हालत पर रोते हुए कहती है, ये ठंड तो हम गरीबों पर कहर बन गई है, न तन पर गरम कपड़ा और न पेट में दाना। भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे। राधिका और खुशी को यूं दुखी और रोते देख बिरजू में न जाने कहां से हिम्मत आ जाती है। वो एकाएक हंसने लगता है और राधिका और खुशी को दिलासा देते हुए कहता है, अरे रो मत राधिका, देखना कल से मैं ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा, खूब कमाई करके लाऊंगा खूब। और तू सुन खुशी, तुझे मैं बहुत जल्दी एक नया स्वेटर खरीद कर दूंगा। हाँ। फिर उस दिन के बाद बिरजू सचमुच ही ठंड की परवाह करना छोड़ देता है। वो ठंड में कांपते गात और हाथ दोनों को काबू में रखकर सारा दिन काम में जुटा रहता है। भले ये ठंड मेरे प्राण ही क्यों न ले ले, पर जब तक खुशी और राधिका को गर्म स्वेटर खरीद कर नहीं देता, मैं ऐसे ही काम में जुटा रहूंगा। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच एक दिन राधिका सोचती है, कुछ भी हो, अब मैं उनके लिए एक स्वेटर अवश्य खरीदूंगी। हम तो घर में रहकर जैसे तैसे सर्दी से बच भी जाते हैं, पर वो बाहर ठंड में रहते हैं। राधिका ये सोच ही रही थी कि तभी गली में एक स्वेटर बेचने वाला आ जाता है। राधिका उससे कहती है, भैया मुझे खुशी के बापू के लिए स्वेटर चाहिए, कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दो। बहन जी कोई भी स्वेटर ले लो, सबका दाम तो 300 रुपए। पर मेरे पास तो बस 50 रुपए ही हैं भाई। जैसे ही राधिका ये कहती है, उसकी कई पड़ोसन वहां आ जाती हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती हैं, 50 रुपए में तो रुमाल तक तो आवे ना, ये सयानी स्वेटर खरीदने चली है। इतनी ही कंगाल है तो हाथ में कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगती? स्वेटर पहनने की औकात नहीं है तेरे खसम की, समझी? इससे पहले कि उन औरतों की बातों का राधिका कुछ जवाब दे पाती, स्वेटर बेचने वाला बीच में आ जाता है। देखिए, किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना सही नहीं है। किसी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती, हो सकता है कि कल यही कंगाल तुम लोग से अमीर बन जाए। स्वेटर बेचने वाले का ये करारा जवाब सुनकर उन सबको सांप सूंघ जाता है और वे वहां से चुपचाप खिसक जाती हैं और राधिका रोने लगती है। राधिका को रोता देख स्वेटर बेचने वाला कहता है, रो मत बहन, मेरे पास एक पुराना स्वेटर है, यदि तुम चाहो तो मैं उसे 50 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, दे दो भाई। राधिका 50 रुपए देकर पुराना स्वेटर खरीद लेती है और फिर शाम को बिरजू घर आता है तो जाड़े में उसकी कपकपी बंधी होती है। वो राधिका को आवाज देते हुए कहता है, राधिका जल्दी आओ राधिका, देखो मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है आज मैं नहीं बचूंगा। राधिका बिरजू का माथा छूकर देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पर उसके लिए पैसे कहाँ है राधिका? तभी खुशी वही पुराना स्वेटर लेकर आ जाती है और उसे बिरजू को देते हुए कहती है, बापू ठंड लग रही है तो लो, ये स्वेटर पहन लो। स्वेटर? ये स्वेटर कहाँ से आया? अम्मा ने आपके लिए खरीदा है बापू। अच्छा, ला दे, पहन लेता हूँ। फिर बिरजू जैसे ही उस स्वेटर को पहनता है, अचानक से ठंड लगनी तो बंद हो ही जाती है, साथ ही उसका बुखार और कपकपी भी नदारद हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है और खुश होते हुए कहता है, राधिका राधिका गजब हो गया राधिका। अब क्या हुआ जी? इस स्वेटर के पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गए। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये सुनकर राधिका और खुशी दोनों फूली नहीं समाती हैं और कहती हैं, क्या आप तो बिल्कुल ठीक हो गए? हाँ राधिका, मैं सच कह रहा हूँ। राधिका बिरजू का माथा स्पर्श करती है तो वो भी हैरान रह जाती है। अरे हाँ, अब तो आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है, ये कैसा चमत्कार है। माँ जरूर ये स्वेटर जादुई स्वेटर है, यदि ये जादुई स्वेटर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? भला हो ईश्वर का, उसने हम गरीबों पर मेहर दिखाई। उस जादुई स्वेटर को पहनकर बिरजू ठंड के कहर से तो बचता ही है, साथ ही उसका मोची का धंधा भी खूब चलने लगता है। उस दिन के बाद उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो राधिका और खुशी के लिए बहुत सारे गर्म स्वेटर और कंबल खरीद पाता है। यही नहीं, कुछ ही सालों में जूतों की बड़ी दुकान का मालिक भी बन जाता है।
दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।